Hello, very good morning, students. As we started in the previous classes about the surface chemistry. In the previous classes, we have started the introduction of surface chemistry. In that class, we had studied about the adsorptions and the absorptions, and we have already idea about what is the difference between the adsorptions and absorptions. All right. So today we'll discuss about the adsorption in detail. So what is the adsorption? तो एडजॉर्प्शन टर्म्स रिलेटेड विद दिस, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कोई भी सॉल्यूशन हमने टेक किया था, सॉल्यूशन के नीचे वाले पार्ट्स को हमने बोला था दैट इज द बल्क एट द सरफेस पॉइंट, मतलब जो हमारे अपर लेयर में रहेगा तो दैट इज कॉल्ड द सरफेस। ये हमारा कहला रहा था सरफेस। ऑलराइट, व्हेन द एक्यूमुलेशन हो, व्हेनेवर द एक्यूमुलेशन ओनली एट द सरफेस, जब कोई भी एक्यूमुलेशन सरफेस पे होता है तो दैट इज कॉल्ड द एडसॉर्प्शन। उस टर्म्स को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। द एक्यूमुलेशन एट ओनली द सरफेस, नॉट इन बल्क, तो दैट इज कॉल्ड द एडसॉर्प्शन। ऑलराइट, अब ये जो पार्टिकल्स जो यहाँ पे एडसॉर्प्शन पे हो रहे हैं प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड द एडसॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। एंड ये जो पार्टिकल्स है जिसके द्वारा ये एब्जॉर्बेट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एडसॉर्बेंट। ऑलराइट, तो द मॉलिक्यूल्स जो हमारे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। एंड जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ एक्यूमुलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। ऑलराइट, एंड दिस इज पार्ट कॉल्ड द बल्क। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर दैट कि एब्जॉर्बेंट के बाद कि इसका मैकेनिज्म जो होता है वो किस प्रकार से फॉलो अप होता है, क्यों ये जो पार्टिकल्स हैं वो दैट कैन बी एक्यूमुलेट क्यों हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉलिड की सरफेस पे ही हमारा क्यों एब्जॉर्बेट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्यों एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसकी स्टडी के लिए इसका मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं बेसिकली होता क्या है। तो सॉल्यूशंस के अंतर्गत पार्टिकल्स को अगर हम देखा जाए, ये सॉल्यूशंस के अंतर्गत पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट है, और हर एक पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्सेस होता है वो हर एक डायरेक्शंस में इक्वल होता है। ऑलराइट, तो इसके बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे, इसके अंदर पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्सेस होंगे इन ऑल द डायरेक्शंस। द बल्क साइज, व्हेनेवर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बल्क साइज, at that particle the forces is equal to every direction। तो उसका हर एक डायरेक्शन के अंतर्गत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो भी कुछ फोर्सेस अप्लाई हैं, दैट इज ऑल इक्वल। तो हर एक एनवायरनमेंट में चारों तरफ से कहीं भी होगा, उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे दैट विल बी इक्वल सेम एनवायरनमेंट, तो सेम एनवायरनमेंट में होगा। बट द ऑन द अपर लेयर, जो अपर लेयर है विच इज कॉल्ड द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्सेस है दैट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस, जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगा वो हमारा नीचे की तरफ इन सारे मॉलिक्यूल्स को खींचेगा। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक तो दूसरे एग्जांपल, दूसरे फॉर्म में देख लेते हैं इसको। ये हमारे हो गए सरफेस के पार्टिकल्स, ऑलराइट, कि जहाँ पे हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया बल्क के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑलराइट, तो बल्क के पार्टिकल्स में हर एक डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्सेज है दैट इज इक्वल फोर्सेज। तो ये सारे के सारे बैलेंस फोर्सेज है, हर एक एनवायरनमेंट में चारों तरफ से बराबर लग रहा है, तो दैट इज मूवमेंट होगा, एकदम बराबर होगा। बट जो अपर लेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो लगने वाला फोर्सेस है वो डाउनवर्ड, अपवर्ड में कोई ऐसे फोर्सेस नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस जो है वो नीचे कवर अप करेंगे। तो बैलेंस दिस फोर्सेस, ये बैलेंस इनके फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस दिस फोर्सेस जो हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट द अदर सब्सटेंस हो सकता है, अदर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अदर स्पीसीज हो सकता है, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगे। तो ये अट्रैक्शन ही हमारा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस को मेंटेन करता है। ऑलराइट, तो ये अट्रैक्शन फोर्स किस लिए लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर इम्बैलेंस है, तो बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए दे ऑलवेज अट्रैक्ट द अदर स्पीसीज, वो अदर स्पीसीज को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे। ऑलराइट, तो ये कोई भी एब्जॉर्बेंट हो सकता है, वो यहाँ पे आके आपका ऐड हो सकता है, एंड दिस इज द पार्टिकल्स कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। ये जो पार्टिकल्स हैं दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट, जिसके ऊपर ये हमारे एब्जॉर्बेंट जब आके ऐड हो रहे हैं। ऑलराइट, तो स्टडी, अगर हम किसी भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो नॉर्मल किसी भी सरफेस के लिए जो है इट इज नेचुरल प्रोसेस। जो एडजॉर्प्शन होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी होता रहता है, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी एब्जॉर्बेंट आके ऐड होता रहता है।
ऑलराइट, तो उसकी स्टडी करने के लिए भी आई स्टार्टेड दैट कि कोई भी हम स्टडी करने के लिए कंडीशंस ये है कि हम इसका प्रेशर्स को मेंटेन करें। तो प्रेशर हमने किसी भी सरफेस पर अगर स्टडी करना है तो हम उस वैक्यूम के अंदर उसको रखेंगे, और वैक्यूम के अंदर जो प्रेशर होगा 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁹ पास्कल तक उसको मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, तो एट दैट प्रेशर पे क्या होगा, जो भी सरफेस होगा उसको हम मान के चलते हैं कि वो हमारा क्लीन सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उस प्रोसेस पे हम उसको स्टडी करते हैं। तो फॉर द स्टडी ऑफ द एडजस्टमेंट प्रोसेस वी हैव टू मेंटेन दैट प्रेशर 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁹। ऑलराइट, तो इस प्रेशर को उसको मेंटेन करेंगे तभी हम किसी भी सरफेस का एडजस्टमेंट प्रोसेस को दे पाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया, आई समझ में आ गया। उसके बाद अब इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारा मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म के बाद ये हमारे पार्टिकल्स हो गए, ये सरफेस है, सरफेस के द्वारा ये छोटे छोटे पार्टिकल जो थे दैट इज एडजॉर्बेट और दिस इज एडजॉर्बेंट। ये दिस इज ऑलरेडी सरफेस, ये हमारा सरफेस पे है, और ये पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स इज इन बल्क, ये हमारे बल्क में। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया एडजॉर्बेंट और ये पार्टिकल्स। अब बेसिकली क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं जब इसके पास हमारा एडजॉर्बेट जो होके आपस से ऐड हो गया, ऐड होने पर इसके हम बात करते हैं, ऐड होने पे क्या हो जाएगा, इनकी जो एनर्जी होगी, ऑलराइट, क्योंकि हाईली रिएक्टिव हो रहे थे, क्योंकि अट्रैक्शन दिखाया तो इनकी एनर्जी क्या थी, काफी हाई थी। एनर्जी जो इनकी सरफेस पे थे वो काफी हाई थे। वैन जब उस पर एब्जॉर्बेट आके ऐड हो गया तो एब्जॉर्बेट ऐड होने पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो स्टेबल फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसकी एनर्जी जो कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी कम होने की कंडीशन कब हो सकती है कि जब इसमें से ऑलरेडी जो एनर्जी होगी वो निकलेगी। तो एनर्जी जो है वो हमारी क्या होगी, यहाँ से एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, तो वेन एवर दैट एडजॉर्प्शन अगर द एनर्जी विल रिलीज, तो एनर्जी क्या होगी, उससे रिलीज होगी। तो एनर्जी वेन एवर द एनर्जी रिलीज, दैट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन हो सकता है जिसके अंतर्गत एनर्जी रिलीज होता है, तो वो प्रोसेस हमारा कंसिडर किया जाता है एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारा जो एडजॉर्प्शन है, तो दैट इज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑलराइट, फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस द डेल्टा एच विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो हमारी एंथैल्पी होगी दैट विल बी, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, अब दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑल्सो। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द नेचर अकरिंग प्रोसेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है जो हमारा नेचर के थ्रू होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, जो खुद से हो जाता है, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ऑलराइट, तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देयर गेस एनर्जी विल बी नेगेटिव। डेल्टा जी वैल्यू जो होती है हमारी ऑलवेज भी नेगेटिव होती है। ऑलराइट, so there will be a ratio with the delta G and delta H. What is the relation between the delta G will be equal to delta H minus T into delta S. For the spontaneous process, we have that for the spontaneous process this should be negative, ये हमारा negative होना चाहिए, and delta H because of this is the exothermic process, so delta H will be negative. तो delta H will be क्या होगा, negative होगा। बट हेयर कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं जिस पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होने के कारण जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑलराइट, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो नेगेटिव हो जाने की वजह से दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, विल बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फॉर द डेल्टा जी नेगेटिविटी के लिए दिस टर्म शुड बी मोर नेगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस, ये वाली टी इंटू डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये हमारे नेगेटिव होने के साथ डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव हो, उसके लिए द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो।
इन द केस ऑफ अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव नहीं है, दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएंगे, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0. whenever the delta G will be equal to 0, then it is called the equilibrium position. Equilibrium position. तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. आई होप द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन आपके समझ में आया होगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है द फोर्सेस बिटवीन द जो हमारा एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में लगता है ना. एक फोर्सेस होता है जो हमारा एब्जॉर्बेट के बीच में लग रहा है, और दूसरा ये जो है जिसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्बेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच इज अटैच्ड, जो हमारा इन दोनों को अटैच करता है, उन फोर्सेस के आधार पे ही हमारा टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है. इफ द फोर्सेस इज वीक, जब वीक फोर्सेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, वीक फोर्सेस एंड फॉर द वीक फोर्सेस लाइक वॉन डर वॉल फोर्सेस अप्लाई, वॉन डर वॉल फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द, एंड द सेकंड वन व्हेनेवर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अप्लाई, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अप्लाई. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मतलब जो हो सकते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मे बी आयनिक बॉन्ड. ऑलराइट, देन इट विल बी केमियोजॉर्प्शन. ऑलराइट, कि जब हमारा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ही हमारा क्या होता है, that is classified into two types. The first one is physiosorption and the second one is chemosorption. The physiosorption is related with the physical bond, physical process and also the depend on the weak bond. जो weak bond होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. weak bond हो सकते हैं, van der Waals forces हो सकते हैं, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल इंटरेक्शंस, लैंडन फोर्सेस that could be occur in the van der Waals forces. उनके द्वारा जो इनके एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो van der Waals forces के द्वारा हो सकता है, so that is called the physiosorption. All right, the second one is strong forces, जहाँ के अंदर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. तो दिस प्रोसेस जो हमारा होगा एब्जॉर्प्शन का, तो बोथ दिस टाइप्स आपके साइमल्टेनियसली किसी भी प्रोसेस के अंतर्गत हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, बट दिस इज अकर ऑन द लो टेम्परेचर. ये क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है. उसी प्रोसेस के अंतर्गत इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल बी फॉलो द केमियोजॉर्प्शन प्रोसेस. ऑलराइट, अब you have to study it about the characteristics of characteristics of both types of physiosorptions and the chemosorptions. Alright, in the next term will be discuss about the adsorption, isotherms and the applications of adsorption. Alright, in the next class we will discuss about the adsorptions, isotherms and the applications of adsorptions. Alright, thank you for the class.